तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़ी अजीब पुरानी होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करने वाले हैं। नाम है इसका काली कार्बोनिकम। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन असल में ये बस पोटेशियम कार्बोनेट है। वही जो हमने केमिस्ट्री लैब में पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे केमिस्ट्री की किताब की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। ये एक पुराने मेडिकल टेक्स्ट का हिस्सा है जो इस साधारण से केमिकल को इंसानी तकलीफों के एक बहुत बड़े जाल से जोड़ता है। अच्छा। ये बताता है कि ये दवा किसके लिए है, किन लक्षणों में काम आ सकती है और किन हालातों में। और यही हमारी आज की पड़ताल का मिशन है, ये समझना कि आखिर वो कौन सा नजरिया था, कौन सी सोच थी जो एक केमिकल को इतने सारे शारीरिक और मानसिक लक्षणों से जोड़ सकती थी। सही बात है। ये सिर्फ एक दवा के बारे में नहीं है, ये मेडिसिन के एक अलग ही फलसफे को समझने की कोशिश है। तो चलिए इस पुरानी दुनिया में झांकते हैं। तो सबसे पहली बात जो इस टेक्स्ट को पढ़ते हुए चौंकाती है वो ये है कि ये किसी बीमारी से शुरू नहीं होता। ये एक खास तरह के इंसान की तस्वीर बनाता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि काली कार्बोनिकम बुजुर्ग लोगों के लिए है। हाँ, और सिर्फ उतना ही नहीं, उसमें और भी विवरण है। जिनके बाल काले हों, शरीर का ढांचा ढीला हो और जो मोटापे की तरफ झुक रहे हों। ये कितना अजीब है। इलाज शुरू करने से पहले ही एक तरह का खाका खींच दिया गया है। हाँ, और ये सिर्फ बाहरी बनावट तक सीमित नहीं है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो एक खास तरह की कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। कमजोरी? किस तरह की? टेक्स्ट आगे कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने तरल पदार्थ या जीवन शक्ति खो दी हो, खासकर ऐसे मरीज जिनमें खून की कमी हो, जिन्हें एनीमिक कहा गया है। तो ये एक पूरी तस्वीर है। समझ गई। एक ऐसा इंसान जो उम्र दराज है, शारीरिक रूप से थोड़ा ढीला है और अंदर से भी कमजोर महसूस कर रहा है। बिल्कुल, और यही पूरी चर्चा का आधार बनता है। ये एक तरह से नींव रख रहा है कि हम किस मरीज की बात कर रहे हैं, और यहीं से चीजें बहुत अजीब और दिलचस्प होने लगती हैं। मुझे इस स्रोत में एक बात ने सचमुच हैरान कर दिया, छूने को लेकर संवेदनशीलता। अच्छा। ये कहता है छुआ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत हल्के से छूने पर भी चौंक जाते हैं, खासकर पैरों पर। ये सिर्फ मुझे मत छुओ वाली बात नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा तीव्र प्रतिक्रिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रणाली में इस तरह की शारीरिक संवेदनशीलता को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। ये कोई मामूली लक्षण नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उस व्यक्ति की पहचान का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है। और इसी से जुड़ा है दर्द का प्रकार। हाँ, दर्द के बारे में भी लिखा है। दर्द के बारे में भी बहुत खास बात बताई गई है। ये चुभने वाला तेज दर्द है, जैसे कोई अंदर सुई चुभो रहा हो जो एक जगह से दूसरी जगह कौंधता है। एक मिनट, लेकिन इसके बाद जो लिखा है वो तो हमारी आम समझ के बिल्कुल उल्टा है। क्या लिखा है? टेक्स्ट कहता है कि ये दर्द आराम करते समय और प्रभावित हिस्से की तरफ लेटने पर बढ़ जाता है। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि आराम करने से दर्द कम होगा। क्या इसके पीछे कोई तर्क है या ये सिर्फ एक अवलोकन है जिसे हमें मान लेना है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर ये प्रणाली आज की सोच से अलग हो जाती है। उनके लिए ये सिर्फ एक अवलोकन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सुराग है। सुराग? हाँ, इस सिस्टम की खासियत ही यही है कि ये लक्षणों के इन छोटे छोटे विवरणों पर बहुत ध्यान देता है। स्रोत तुरंत इसकी तुलना एक और दवा ब्रायोनिया से करता है, जिसमें लक्षण ठीक इसके उल्टे होते हैं। अच्छा, ब्रायोनिया में दर्द आराम करने पर कम होता है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दर्द का घटना या बढ़ना ये सब बीमारी की कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल। और ये बारीकी सिर्फ शारीरिक लक्षणों तक ही सीमित नहीं है ना? मैंने देखा कि इसमें एक मजबूत भावनात्मक पहलू भी है। हाँ है। दस्तावेज में लिखा है अकेले रहने से बहुत ज्यादा परहेज। ये सिर्फ अकेलापन महसूस करना नहीं लगता। नहीं, ये अकेले रहने का एक गहरा डर है, जैसे कोई खौफ हो। बिल्कुल। और अगर हम इन दोनों बातों को जोड़कर देखें, शारीरिक और भावनात्मक, तो एक पैटर्न उभरता है। कैसा पैटर्न? सोचिए, एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से इतना संवेदनशील है कि हल्का सा छूना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वही व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी इतना संवेदनशील है कि उसे अकेले रहने में असुरक्षा महसूस होती है। बात तो सही है। ये दिखाता है कि इस नजरिए में शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखा जा रहा। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही संवेदनशीलता है जो शरीर में भी दिख रही है और मन में भी। ये बात तो मुझे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आई। क्या आप इसे और सरल शब्दों में बता सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए
कि इस फिलॉसफी के मुताबिक बीमारी सिर्फ किसी एक अंग में नहीं होती, बल्कि पूरे इंसान में होती है। अच्छा। तो अगर कोई व्यक्ति अंदर से कमजोर और संवेदनशील है, तो वो संवेदनशीलता उसके शरीर में छूने के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में दिखेगी और उसके मन में अकेलेपन के डर के रूप में। तो दोनों एक ही मूल समस्या की अलग-अलग अभिव्यक्तियां हैं। बिल्कुल सही। स्रोत इस लक्षण की तुलना आर्सेनिकम और लाइकोपोडियम जैसी दूसरी दवाओं से भी करता है, जो दिखाता है कि मानसिक लक्षणों का कितना सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया था। समझ गए। मतलब व्यक्ति का स्वभाव, उसकी चिंताएं और डर, ये सब बीमारी की पहेली को सुलझाने के लिए उतने ही जरूरी टुकड़े थे जितने कि शारीरिक लक्षण। हाँ, अब यहाँ से एक और सिद्धांत सामने आता है जो मुझे बहुत आकर्षक लगा। आम लक्षणों से ज्यादा अजीब और अनोखे लक्षणों को महत्व दिया जाता है। ऐसा लगता है कि इस सिस्टम का मानना है कि बीमारी की असली पहचान इन्हीं अजीब सुरागों में छिपी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस प्रणाली का एक मुख्य सिद्धांत है। ऐसा क्यों? देखिए, आम लक्षण जैसे सिर दर्द या बुखार, वो तो बहुत सी बीमारियों में हो सकते हैं, लेकिन जो अजीब और अनोखे लक्षण होते हैं, वे उस व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं। मतलब वो बीमारी का फिंगरप्रिंट होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, फिंगरप्रिंट। हाँ, जैसे आंखों के बारे में ये वर्णन, ऊपरी पलकों और भौं के बीच थैली जैसी सूजन। ये कोई आम लक्षण तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या फिर पेट के बारे में जो लिखा है, पेट फूला हुआ, संवेदनशील, ऐसा महसूस होता है जैसे फट जाएगा। जो कुछ भी खाया पिया जाता है वो गैस में बदल जाता है। ये सिर्फ पेट में गैस नहीं है, ये एक बहुत ही चरम स्थिति का बयान है, और ये विशिष्टता ही इन दस्तावेजों का मूल है। हर लक्षण एक सुराग की तरह है जो बड़ी तस्वीर को पूरा करने में मदद करता है। ये सामान्यीकरण से बचता है और मरीज के व्यक्तिगत अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी सिलसिले में कुछ और भी बहुत अजीब उदाहरण हैं। बताइए। जैसे सुबह चेहरा धोते समय नाक से खून बहना, ये कितनी अप्रत्याशित बात है। हाँ, है तो। या फिर दांत का दर्द, जिसके बारे में कहा गया है कि ये सिर्फ खाते समय होता है, न पहले न बाद में, बस खाते समय। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इस नजरिए से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक पैटर्न दिखाते हैं। इसी तरह कमर दर्द का भी बार बार जिक्र है और इसे बहुत खास परिस्थितियों से जोड़ा गया है। जैसे प्रसव, गर्भपात या मासिक धर्म से जुड़ी कमजोरी। एक जगह तो बहुत ही मानवीय वर्णन है कि प्रसव पीड़ा के दौरान तेज कमर दर्द होता है और मरीज चाहता है कि कोई उसकी पीठ दबाए। यह वर्णन कितना मानवीय है। ये सिर्फ एक क्लिनिकल नोट नहीं है, इसमें उस व्यक्ति की पीड़ा और उसकी जरूरत महसूस होती है। सही बात है। आजकल की मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी बातें कम ही दिखती हैं। ये तो मरीज के व्यवहार को भी लक्षण का हिस्सा बना रहा है। हाँ, क्योंकि मरीज को किस चीज से आराम मिलता है या किस चीज से तकलीफ बढ़ती है, ये भी निदान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। और यहीं पर एक और बड़ा आइडिया सामने आता है जो समय से जुड़ा है। आप उस अस्थमा वाले लक्षण की बात कर रहे हैं, है ना? जी। स्रोत कहता है कि अस्थमा सुबह 2 से 4 बजे के बीच बढ़ जाता है। बिल्कुल। ये इतना सटीक समय, ये किसी जासूसी कहानी के सुराग जैसा लगता है। क्या यही सोच है इसके पीछे? बिल्कुल। इस चीज को इस सिस्टम की भाषा में मोडालिटी कहते हैं। मोडालिटी? हाँ, मोडालिटी। मोडालिटी का मतलब है वो परिस्थितियां, जैसे समय, मौसम, हरकत, आराम, जिनसे कोई लक्षण घटता या बढ़ता है, और यह इस तरह के विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सुबह 2 से 4 बजे का समय एक खास पैटर्न की ओर इशारा करता है जो इस दवा को चुनने में मदद करता है। तो ये सिर्फ एक अजीब तथ्य नहीं, बल्कि एक नैदानिक उपकरण है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, तो मोडालिटी का मतलब है लक्षण के आसपास के हालात। जैसे हमारा पहले वाला उदाहरण कि दर्द आराम करने से बढ़ता है, वो भी एक मोडालिटी हुई। एकदम सही। और एक और क्लासिक लक्षण है गले का। कौन सा? गले में चुभने वाला दर्द, जैसे मछली की हड्डी फंस गई हो। ओह, ये इतनी सटीक उपमा है कि इसे पढ़कर ही उस एहसास की कल्पना की जा सकती है। हाँ, और ये दिखाता है कि मरीज के व्यक्तिगत अनुभव को, उसकी अपनी भाषा में दिए गए विवरण को कितना महत्व दिया गया है। मतलब मरीज का ये कहना कि ये मछली की हड्डी फंसी है एक महत्वपूर्ण नैदानिक सुराग है, न कि सिर्फ एक भावनात्मक बयान। बिल्कुल। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा कि ये प्रणाली एक खास तरह के व्यक्ति की पहचान करती है,
उसकी शारीरिक और भावनात्मक संवेदनशीलता को जोड़ती है और फिर उसके अजीब और अनोखे लक्षणों पर ध्यान देती है। हाँ, खासकर उन हालातों पर जिनमें वे लक्षण घटते बढ़ते हैं। लेकिन अंत में स्रोत इस दवा के दूसरी दवाओं के साथ संबंधों पर भी बात करता है। ये कहता है कि कार्बोवेज इसकी पूरक है। एक दवा दूसरे की पूरक कैसे हो सकती है? पूरक या कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि एक दवा के काम को दूसरी दवा पूरा कर सकती है या उसके बाद अच्छा काम करती है। अच्छा। यह एक जटिल प्रणाली का हिस्सा है जहां दवाओं को अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे के संबंध में भी देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ दवाएं एक साथ या एक के बाद एक बेहतर काम करती हैं, जैसे एक टीम। तो कार्बोवेज काली कार्बोनोकम के असर को पूरा करती है? हाँ, ऐसा माना जाता है। और इसमें हैनीमैन का भी जिक्र है, जो होम्योपैथी के संस्थापक हैं। एक जगह वो कहते हैं कि जब निट्रम म्यूर जैसी दवा मासिक धर्म लाने में विफल हो जाती है तो काली कार्बोनिकम उसे ले आएगी। ये एक तरह का दावा है कि ये दवा तब काम करती है जब कोई और दवा जो सही लग रही हो काम न करे। हाँ। लेकिन उनका एक और कथन है जो बहुत ही मजबूत लगता है। उन्होंने इस दवा को एंटीसोरिक कहा है। ये शब्द सुनने में बहुत भारी है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। हैनीमैन का सिद्धांत था कि ज्यादातर पुरानी बीमारियां जैसे अस्थमा, गठिया या त्वचा की समस्याएं एक गहरे अंदरूनी असंतुलन से पैदा होती हैं। एक मिनट, अंदरूनी असंतुलन? हाँ, जिसे उन्होंने सोरा नाम दिया। तो एंटीसोरिक दवाएं वो होती हैं जो सिर्फ सतही लक्षणों का इलाज नहीं करती बल्कि इस गहरी पुरानी जड़ पर काम करती हैं। ओह, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। इसलिए जब हैनीमैन कहते हैं कि फेफड़ों के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस एंटीसोरिक दवा के बिना शायद ही ठीक हो सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये दवा सिर्फ खांसी नहीं बल्कि बीमारी की जड़ को ठीक करने की क्षमता रखती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ रखें तो हमने क्या सीखा? हम एक साधारण से केमिकल पोटेशियम कार्बोनेट से शुरू हुए थे। हाँ। और अब हम एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति की कहानी तक पहुंच गए हैं। एक कमजोर, काले बालों वाला, मोटापे की तरफ झुकता हुआ उम्रदराज इंसान। हमने उसकी तीव्र संवेदनशीलता के बारे में जाना, जिसे छूना बर्दाश्त नहीं और जो अकेलेपन से डरता है। और हमने देखा कि ये संवेदनशीलता उसके शरीर में कितने अजीब तरीकों से जाहिर होती है। हाँ, आंखों के नीचे थैली जैसी सूजन, सिर्फ खाते समय होने वाला दांत का दर्द, सुबह 2 से 4 बजे के बीच बढ़ने वाला अस्थमा, और गले में मछली की हड्डी जैसा चुभने वाला दर्द। ये सारी जानकारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को समझने के कितने अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। हाँ, जो हमारे आज के तरीकों से बहुत अलग है। बहुत अलग। इस स्रोत में एक ही पदार्थ को इतने अलग-अलग शारीरिक और मानसिक लक्षणों से जोड़ा गया है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि अवलोकन का ये पुराना तरीका आज की विशेषज्ञता आधारित चिकित्सा से कितना अलग था। सही बात है। आज तो हर लक्षण के लिए एक अलग विशेषज्ञ होता है। पेट के लिए कोई और, त्वचा के लिए कोई और मन के लिए कोई और। यहाँ एक ही लेंस से पूरे इंसान को, उसके पैटर्न को देखने की कोशिश की जा रही है। ये जानकारी का संश्लेषण है। ये अलग-अलग बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कला है। ये मानता है कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों में दिखने वाले लक्षण आपस में जुड़े हुए हैं और एक ही कहानी कह रहे हैं। और ये हमारे लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या? एक क्षमता खो रहे हैं। सोचने वाली बात है। क्या ज्ञान की गहराई सिर्फ विशेषज्ञता में है या फिर इन अजीब और अनोखे कनेक्शन को पहचानने की कला में भी है, जो शायद हमें एक मरीज की पूरी कहानी बता सके।